नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित वरिष्ठ नेता शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर राज्य कोर ग्रुप की बैठक भी हुई। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई नेता शामिल हुए। इन सब के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से उनके आवास पर मुलाकात की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 26 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इस चरण में 5 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 6 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की तारीख 9 सितंबर रहेगी। दूसरे चरण में वोट 25 सितंबर को डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना के अनुसार भाजपा में नामांकन दाखिल करने, चुनावी रैलियां और संवाद केंद्रों और मीडिया केंद्रों की स्थापना के साथ ही जम्मू कश्मीर चुनाव में मजबूत शुरुआत की है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झामुमो से पूरी तरह से नाता तोड़ते हुए अपने नए अध्याय की ओर कदम बढ़ा लिया है। वो शुक्रवार को भाजपा में शामिल होंगे। चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से त्यागपत्र देने के बाद डीडी न्यूज से खास बातचीत में ये साफ कहा कि झामुमो अपनी नीति और उद्देश्यों से भटक गई थी। इस कारण उन्होंने अलग रास्ता अख्तियार किया। झामुमो में पिछले 5 महीनों की घुटन की चर्चा करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासी अस्मिता पर अन्य दल जहां मौन है, वहीं केवल भाजपा ही इस मुद्दे पर मुखर है। चंपई सोरेन ने कहा कि अब भाजपा में रहकर वे आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों की आवाज बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड के मौजूदा हालात में सुधार और राज्य के विकास के लिए भाजपा जरूरी है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में न्याय की मांग की लड़ाई जारी है। भाजपा लगातार ममता बनर्जी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बुधवार को राज्यव्यापी बंद के बाद गुरुवार से 7 दिवसीय धरने की शुरुआत की गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद भाजपा ने 7 दिवसीय धरना शुरू किया है। हालांकि अदालत के आदेश के बाद भी आधी रात को मंच लगाने को लेकर कुछ विवाद हुआ। मंगलवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ बुधवार को भाजपा ने 12 घंटे का बंद बुलाया था। इस दौरान भी जगह जगह हिंसा हुई, देसी बम से और इसके बाद कई राउंड फायरिंग की घटनाएं भी सामने आई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों के आक्रोश को कम करने के बजाय हर किसी को धमकाने पर उतारू हैं। भाजपा का आरोप है कि ममता अपनी विफलता को छिपाने के लिए छात्रों को डराने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी अपने बयान पर सफाई देते हुए दिखी। उन्होंने मीडिया द्वारा अपने बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि छात्रों और उनके आंदोलन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के दुष्कर्म हत्या के विरोध में कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के मुर्दाघर में पहुंची और मामले की छानबीन की। डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर महिलाओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी ने भी बेटी के इंसाफ के लिए धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है।
गुजरात में भारी बारिश से जबरदस्त तबाही मचाई है। सौराष्ट्र और कच्छ में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। राज्य के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अहमदाबाद के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात कर बाढ़ के हालात की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी लगातार राज्य में स्थिति की समीक्षा कर अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने पानी में फंसे लोगों के लिए राहत कार्यों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खासकर वडोदरा शहर और जिले देवभूमि, द्वारका और जामनगर जिलों में भोजन के पैकेट, पीने के पानी के पाउच और स्वास्थ्य संबंधी दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारी बारिश से प्रभावित देवभूमि, द्वारका जिले का दौरा किया। पिछले 5 दिनों में राज्य में सबसे अधिक 944 मिलीमीटर बारिश द्वारका के खंबालिया में हुई है। इस संबंध में भूपेंद्र पटेल ने द्वारका कलेक्टर कार्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान विस्तृत जानकारी ली। गुजरात में आई भारी आपदा में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना दिन रात राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। राज्य में इस समय 14 टीमें एनडीआरएफ की और यानी इसके साथ साथ और 22 टीमें एसडीआरएफ की हैं और साथ ही सेना की 6 टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं। गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक करीब 40,000 लोगों को निकाला गया है। इस दौरान एनडीआरएफ ने 95 लोगों को बचाया। राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लगभग 8,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं वन विभाग ने महाराजा साईजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के परिसर से एक मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। वडोदरा की विश्वामित्र नदी में बाढ़ के कारण मगरमच्छ पानी से बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में कुछ जगहों पर तेज गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश देखने को मिली। बारिश के कारण दिल्ली में जगह जगह पानी भर जाने के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश के कारण वाराणसी में गंगा नदी और गोरखपुर में ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में आईएनएस अरिघात को शामिल किया गया है। आईएनएस अरिघात से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया। ये पनडुब्बी 6000 टन की है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में लंबी दूरी तक गश्त लगाने में सक्षम है। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज लेटर ऑफ इंटेंट सौंपा। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारत में एक परिसर स्थापित करेगा। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस तरह के प्रयास हमारे युवाओं को विश्व के लिए तैयार करेंगे और वैश्विक समझ और सहयोग की भावना को बढ़ावा देंगे। भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस के प्रशिक्षु अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। इस बैच में 15 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 36 आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षण ले रहे हैं। पीएम मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि आज का भारत आपसी सम्मान और गरिमा के साथ समान स्तर पर दुनिया के साथ संवाद करता है। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विदेश नीति की सफलता की सराहना की। मोदी महाराष्ट्र के पालघर जिले में दाहनु के पास वाधवन में भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना की शुक्रवार को आधारशिला रखेंगे। ये बंदरगाह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नए रास्ते खोलेगा। असम विधानसभा ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 पारित किया है। सरकार ने इस ऐतिहासिक कदम के बाद असम में मुस्लिमों के विवाह और तलाक के लिए सरकारी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है।
और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जल्द लौटते हैं। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। नया सवेरा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। अब आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 पारित होने के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि उनका अगला लक्ष्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। एलओसी पर 2 अलग अलग ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मांचिल सेक्टर में चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को, जबकि तंगधार सेक्टर में 1 आतंकी को मार गिराया। भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात उत्तर बंगाल फ्रंटियर के सिलीगुड़ी सेक्टर के अंतर्गत बीएसएफ ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन बांग्लादेशी नागरिकों को गांव धुलापारा से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे एक टोटो में हल्दीवाड़ी की यात्रा कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मुठभेड़ में आतंकवादी मारी गई 3 वर्दीधारी महिला माओवादियों की शिनाख्त कर ली गई है। इन महिलाओं की पहचान प्राथमिक तौर पर उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी तथा पीएलजीए कंपनी नंबर के 5 के सदस्य के रूप में पहचान हुई है। विशाखापट्टनम जासूसी मामले में एनआईए ने पूरे भारत में कई राज्यों में छापे मारे हैं। पाकिस्तानी आईएसआई जासूसी रैकेट के माध्यम से भारत विरोधी साजिश के तहत भारतीय नौसेना से जुड़ी संवेदनशील महत्वपूर्ण जानकारी लीक की गई थी, जिसकी एवज में छापे मारे गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ कैश फॉर वोट आरोप की सुनवाई राज्य से बाहर कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की जमानत को लेकर रेड्डी के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि तेलंगाना सीएम के बयान तो सुप्रीम कोर्ट पर आक्षेप लगाने जैसे हैं। अयोध्या गैंगरेप के मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान को जमानत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम ने मोहित खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। चुनावी रेवड़ी की राजनीति करने वाले इंडी गठबंधन के राज्यों में आर्थिक बदहाली तेजी से पांव पसार रही है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों की आर्थिक दुर्दशा के प्रमाण लगातार सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हालत यहां पर यह हो गई है कि स्वयं मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के साथ शीर्ष अधिकारियों के वेतन और टीएडीए तक पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य की माली हालत सुधारने तक वेतन और टीएडीए न लेने की बात कर रहे हैं। हिमाचल विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल भाजपा का कहना है कि सीएम का यह बयान दिखाता है कि कांग्रेस सरकार की नीतियों और कुशासन ने राज्य को कहां ले जाकर छोड़ा है। हिमाचल में आर्थिक बदहाली और कुशासन का मुद्दा भाजपा बार बार उठाती रही है। भाजपा का कहना है कि गारंटियों के नाम पर आसमानी वादे करके सत्ता में आई कांग्रेस राज्य को आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद करने के लिए तुली हुई है। हिमाचल सरकार पर आर्थिक अव्यवस्था के साथ घोटालों के भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। भाजपा विधायकों ने शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए राज्य विधानसभा से वॉकआउट किया। ध्यान रखें कि विभाग स्वयं मुख्यमंत्री सुक्खू के पास है। इंडी शासित राज्यों में ऐसी ही एक कहानी पंजाब में भी लिखी जा रही है। पंजाब की भगवंत मान सरकार भी रेवड़ियों की राजनीति करके राज्य की आर्थिक स्थिति को बदहाल करने के आरोप लग रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 और 25 के अंत तक पंजाब पर चढ़ा ऋण
3.74 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। राज्य सरकार आर्थिक प्रबंधन को सुधारने के बजाय राहत पैकेज के इंतजार में बैठी है। राज्य ने 16वें वित्त आयोग से 1.32 लाख करोड़ के बेलआउट पैकेज की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में जिला स्तरीय मेगा रोजगार एवं मेले में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास सुशासन का मॉडल तय करता है, जबकि सपा के शासनकाल में अराजकता की ही राज्य की पहचान बन चुकी थी। सीआईआई ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सोशल टेक स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र में बदलाव लाने वाले सोशल टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, उनके अनुभवों को सुनना और उद्योग जगत से CSR के तहत सहायता दिलाने का मंच प्रदान करना है। इस दौरान सीआईआई ने स्टार्टअप कंपेरियम और फिच प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने ग्रामीण मांग में सुधार के संकेतों का हवाला देते हुए 2024-2025 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ा दिया है। मूडीज ने उम्मीद जताई है कि भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 2024 में 6.8% से बढ़कर 7.2% रहेगी। वहीं 2025 के लिए विकास दर 6.4% के मुकाबले 6.6% रहने की उम्मीद है। मूडीज ने कहा है कि भारत में औद्योगिक और सेवा दोनों ही क्षेत्रों ने मजबूत प्रदर्शन किया है और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स वर्ष की शुरुआत से ही लगातार 60 से ऊपर बना हुआ है। मूडीज ने कहा कि मुद्रास्फीति के आरबीआई के अनुमानित लक्ष्य के करीब पहुंचने से घरेलू खपत में वृद्धि होने की संभावना है। सामान्य से अधिक वर्षा के कारण कृषि उत्पादन की संभावनाओं में सुधार के कारण ग्रामीण मांग में सुधार होने की संभावना जताई गई है। मूडीज ने उम्मीद जताई है कि बढ़ती क्षमता, उपयोगिता, सकारात्मक कारोबारी भावना और सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर खर्च पर निरंतर जोर दिए जाने के कारण पूंजीगत व्यय में और तेजी आएगी। इस बीच फिच ने स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म ग्रोथ का हवाला देते हुए मूडीज ने भारत की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इश्यूर रेटिंग को BBB पर स्थिर रखा है। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन स्थानीय शेयर बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर आज बंद हुए। दिन भर जारी उतार चढ़ाव के बाद दिन के अंत में सेंसेक्स 349 अंक उछलकर 82,134 अंक पर बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजारों के लिए गुरुवार का कारोबारी सत्र मुनाफे वाला रहा। दिन के अंत में निफ्टी 100 अंकों की बढ़त लेकर 25,151 अंक पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया बृहस्पतिवार को 10 पैसे मजबूत होकर 83.87 के स्तर पर बंद हुआ। तकनीकी रखरखाव के कारण पासपोर्ट आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल 29 अगस्त से 2 सितंबर तक बंद रहेगा। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी एक बार फिर देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पिछले साल के मुकाबले अदानी की संपत्ति में 95% का उछाल आया है। हुरून इंडिया की 2024 के लिए अमीर लोगों की सूची में अदानी 11.6 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति के साथ सबसे अमीर भारतीय हैं। भारत में अमीरों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी अब दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। पिछले साल की तुलना में अंबानी की शुद्ध संपत्ति 25% उछलकर 10.14 लाख करोड़ रुपए हो गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में अपनी एक शाखा की शुरुआत की है। बैंक शाखा का उद्घाटन भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 47वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो AI क्लाउड वेलकम ऑफर का ऐलान किया। रिलायंस AGM के दौरान मुकेश अंबानी AI क्लाउड वेलकम ऑफर के अंतर्गत जियो यूजर्स को 100 GB तक का फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। मुकेश अंबानी ने अपने शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी कंपनी इस साल अपना पहला सौर उपकरण बनाने का कारखाना चालू करने की योजना पर काम कर रही है। रिलायंस और वॉल्ट डिज्नी के बीच समझौते को मंजूरी मिली है। मुकेश अंबानी ने देश के मनोरंजन उद्योग में एक नए युग की अब इसको शुरुआत बताया। अंबानी ने कहा कि इससे मनोरंजन की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
स्विगी ने अपने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट के लिए अमितेश झा को नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। आभूषण निर्माता कंपनी तनिष्क और दक्षिण अफ्रीकी ब्रिटिश हीरा कंपनी डीबीएस ग्रुप ने देश में प्राकृतिक हीरो की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 3 साल के रणनीतिक सहयोग की घोषणा की। जापान के दक्षिण पश्चिम इलाके में शान तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तूफान के कारण बिजली, हवाई यातायात समेत कई चीजें प्रभावित हुई हैं। तूफान शान से निपटने के लिए जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। फ्रांस की कोर्ट ने टेलीग्राम के बॉस पावेल ड्यूरोव को सशर्त जमानत दे दी है। जमानत की शर्त में उन्हें 50 लाख यूरो की जमानत राशि जमा करने, सप्ताह में 2 बार पुलिस के पास रिपोर्ट करने को कहा गया है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों ने मैगलैंड में रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच हुए समझौते के बाद दोनों देशों ने सेनाएं एक दूसरे के देशों में जाकर अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकेंगी। इंडोनेशिया के कई स्थानों पर निजी मोटरसाइकिल टैक्सी चालकों ने जमकर प्रदर्शन किया। कम वेतन मिलने से नाराज टैक्सी चालकों ने सरकार के इस मुद्दे पर जरूरी कदम उठाने की मांग की। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्राकृतिक फ्रिज का इस्तेमाल तो मिलवाएंगे आपको शिक्षा की अलख जगाते कुछ स्वयंसेवियों से भी। दिखाएंगे आपको किस तरह से कला के जरिए जीवन को मिल रहे हैं नए आयाम। तो होगी हौसले और जज्बे की कहानी भी। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। अब आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। इंडोनेशिया में प्रदर्शन कर रहे बाइक टैक्सी चालकों ने राइड प्रदाता कंपनी पर मनमाने तरीके से पैसे वसूलने का आरोप लगाया। चालकों ने सरकार से इस मुद्दे पर सख्त नियम बनाने की मांग की। यूरोपीय संघ में शामिल विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों ने ब्रसेल्स में औपचारिक बैठक की। बैठक के दौरान यूक्रेन, गाजा और वेनेजुएला चुनाव को लेकर चर्चाएं हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का राजधानी पेरिस में स्वागत किया। थाईलैंड की एक अदालत ने हत्या के मामले में स्पेनिश अभिनेता रोडोल्फो सांचो के बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभिनेता रोडोल्फो सांचो के बेटे पर पिछले साल एक कोलंबियाई व्यक्ति की हाई प्रोफाइल हत्या और शव के टुकड़े करने का गंभीर आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आज हम मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन सभी लोगों को बधाई देने का अवसर है जो खेलों के प्रति जुनूनी और जिन्होंने भारत के लिए खेला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार खेलों को समर्थन देने और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अधिक से अधिक युवा खेल सकें और आगे बढ़ सकें। मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। खेल मंत्री ने स्टेडियम के परिसर में पौधारोपण भी किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने देश के नागरिकों से फिट रहने की बात करते हुए कहा कि स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। ओलंपिक की सफल मेजबानी के बाद अब पेरिस पैरालंपिक की शुरुआत फ्रांस की राजधानी पेरिस के बीचों बीच एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 140 करोड़ भारतीय पेरिस पैरालंपिक 2024 में हमारे दल को शुभकामनाएं देते हैं। प्रत्येक एथलीट का साहस और दृढ़ संकल्प पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हर कोई आपकी सफलता के लिए प्रयासरत है।
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पेरिस पैरालंपिक के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। खेल मंत्री ने कहा कि हमें विश्वास है कि चुनौतियों को चुनौती देने वाले हमारे खिलाड़ी पेरिस पैरालंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। पेरिस पैरालंपिक खेलों के पहले दिन बैडमिंटन मिक्स्ड डबल्स के प्ले ग्रुप स्टेज मैच में नीतीश कुमार और तुलसीमती मुरुगन की जोड़ी ने सुहास यथिराज और पलक कोहली की जोड़ी को 21-14, 21-17 से हराया। पेरिस पैरालंपिक खेलों के पहले दिन भारतीय शटलर मानसी जोशी को महिला सिंगल के SL3 प्ले ग्रुप स्टेज मैच में हार का सामना करना पड़ा। पेरिस में हो रहे पैरालंपिक के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पैरालंपिक के शुरू होने से पहले ही 2 मिलियन टिकट बिक चुके हैं। इसमें से 1 मिलियन टिकट 1 महीने से भी कम समय में बिके हैं। US ओपन के महिला एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका ने आसान जीत के साथ तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त और गत विजेता कोको गॉफ ने भी US ओपन के तीसरे दौर में स्थान बना लिया है। पंकज कपूर हिमानी शिवपुरी स्टारर फिल्म बिन्नी एंड फैमिली का ट्रेलर 30 अगस्त को मुंबई में जारी होगा। इमरान हाशमी की फिल्म G2 के निर्माण के लिए 2 नेशनल अवार्ड विजेता निर्माताओं के साथ आने का फैसला किया है। सुपरहिट वेब सीरीज पंचायत के अगले 2 सीजन की शूटिंग एक साथ की जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो बारिश का मौसम खत्म होते ही मध्य प्रदेश के सीहोर में सीरीज की शूटिंग होगी। मेगा बजट फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को सफल बनाने के लिए निर्माता तैयारियों में जुटे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हिंदी बेल्ट में भव्य रिलीज के लिए फिल्म के निर्माता मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा करने में जुटे हैं। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर अपनी फिल्म के जरिए दर्शकों को गुदगुदाते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।